अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके साथ केस नंबर 17 डिस्कस करने लगी हूँ। इससे पहले के केसेस हम 16 तक कर चुके हैं। तो उससे पहले कि मैं शुरू करूँ, प्लीज़ आपसे मेरी एक ही दरख्वास्त है कि आप को अगर ये केसेस अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं आपको कि इससे कोई हेल्प हो रही है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं ही करती रहूँ। और आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अच्छा, अब हम केस की तरफ आते हैं। केस है a 20-year-old laborer was brought in the ER with few hours of nausea, vomiting, abdominal pain, decreased vision after consumption of a drink. On examination, he was drowsy and breathing heavily. Pupils are dilated and sluggishly reacting to light. Fundoscopy revealed hyperemia of optic disc and evidence of retinal edema. Rest of the exam was normal. Subsequently, his consciousness level deteriorated and he developed generalized tonic-clonic seizures. Lab work shows blood count, blood sugar, urea were normal. ABG's pH was 7.29. Partial pressure of oxygen 89 mm of mercury. Partial pressure of carbon dioxide 30 mm of mercury. अब सवाल इन्होंने पूछे हैं, नंबर 1, व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस, नंबर 2, हाउ वुड यू मैनेज दिस केस, गिव डिटेल्स। अब इससे पहले हम इसको केस को ज़रा दोबारा से एक दफ़ा देख लें कि एक मज़दूर है 20 साल का और ER में लेके आए, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन और विजन उसका डिक्रीज़ हुआ है, ब्लरिंग हो रही है और हिस्ट्री ये दे रहा है कि कोई उसने कुछ पिया था। ठीक है, ड्राउजी है, हैवी ब्रीदिंग हो रही है और प्यूपिल्स डायलेटेड हैं, स्लगिशली रिएक्ट कर रहे हैं लाइट को। फंडोस्कोपी में आपको हाइपरीमिया ऑफ ऑप्टिक डिस्क और रेटिनल एडिमा मिल रहा है। बाकी एग्जामिनेशन सही है उसका। थोड़ी देर के बाद या कुछ घंटों के बाद उसका कॉन्शियसनेस लेवल जो है वो और ख़राब हो गया और जनरलाइज्ड टोनिक सीजर्स होने लगे। लैब वर्क में उन्होंने बताया ब्लड शुगर, ब्लड काउंट्स, यूरिया वगैरह सब नॉर्मल है। ABGs में उन्होंने दिखाया कि मार्केट उसको एसिडोसिस हुआ है और हाइपोक्सीमिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं। क्योंकि उसने एक ड्रिंक ली है, ठीक है, और जब भी आपको ये हिस्ट्री मिले और आई के अगर साइंस आ रहे हैं उसमें, तो एक ही चीज़ दिमाग में आनी चाहिए, वो है मिथाइल अल्कोहल, मिथनॉल पॉइजनिंग जिसे कहते हैं ना, वुड अल्कोहल भी कहते हैं। और जो अल्कोहल होता है यानी कि इथेनॉल, उससे भी ज़्यादा ये ख़तरनाक है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि वो किन किन चीज़ों में होता है या कैसे उसकी हमने डायग्नोसिस की। तो मिथनॉल पॉइजनिंग डायग्नोसिस है, देयर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ टेकिंग अ ड्रिंक इन दिस पेशेंट फॉलोड बाय विजुअल डिस्टर्बेंसेस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, टिकैप्निया, कंफ्यूजन, कन्वर्जन्स एंड कोमा दैट इज पेशेंट इज हैविंग। These are the characteristic features of methanol poisoning. ठीक है, अगर आपको विजुअल साइंस मिल रहे हैं, प्यूपिल डायलेटेड है, फंडोस्कोपी में हाइपरीमिया ऑप्टिक डिस्क और रेटिनल एडिमा मिल रहा है और पेशेंट हिस्ट्री दे रहा है कुछ कि उसने कुछ चीज़ पी थी, तो अब मेथनॉल पॉइजनिंग का हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस किस चीज़ में होता है। मेथनॉल इज अ वुड अल्कोहल भी कहते हैं उसको, फाउंड इन सॉल्वेंट्स, डुप्लीकेटिंग फ्लूइड्स, रिकॉर्ड क्लीनिंग सॉल्यूशंस एंड पेंट रिमूवर्स। मतलब इन चीज़ों में ना मेथनॉल होता है। अब अगर जिन लोग को अल्कोहल पीने की आदत होती है और उनको अवेलेबल नहीं होता, तो फिर ना वो मेथनॉल इन चीज़ों से वो पी लेते हैं। ठीक है, और उसमें उनको कोई ख्याल नहीं होता कि उसमें कितनी कंसिस्टेंसी है अल्कोहल की और उससे क्या हो सकता है। It is sometimes ingested intentionally by alcoholics as a substitute of ethanol and may be also found as a contaminant in bootleg whiskey. Ethylene glycol is a major constituent in most antifreeze compounds. तो इन सब रिकॉर्ड क्लीनिंग सॉल्यूशंस, पेंट रिमूवर्स इनमें होता है, तो वो उसको सब्सटीट्यूट के तौर पे भी ले लेते हैं। The toxicity of both agent is caused by metabolism to highly toxic organic acids. Methanol to form formic acid and formaldehyde भी बनता है इसमें, मैंने लिखना भूल गई हूँ, एंड इथाइलिन ग्लाइकोल भी अगर लेना तो इस ग्लाइकोलिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड बना लेते हैं। अब इसमें जो इस पेशेंट को हुआ है
उसने मिथनॉल किसी भी चीज़ में से पी लिया होगा, छोटी सी कॉर्ड क्लीनिंग सोल्यूशन और व्हाटएवर जो भी उसने वुड अल्कोहल जिस फॉर्म में भी लिया। तो अब ना थोड़ा टाइम लगता है इसके जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं बनने में, यानी कि अगर मिथनॉल लिया है तो उसको फॉर्मिक एसिड और फॉर्मेल्डिहाइड बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, और जब वो बन जाएंगे तो फिर सिवियर किस्म की मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है, और फिर जब ये सब कुछ होता है तो कन्वर्जन वगैरह होने लगते हैं। जैसे ये पेशेंट आया था, कॉन्शियस था, लेकिन थोड़ी देर के बाद इसका कॉन्शियसनेस लेवल डिटोरियोरेट हो गया। वो इसकी वजह यही है कि फॉर्मेल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड अब बन गए होंगे, इतनी देर हो गई थी। मिथनॉल पॉइजनिंग में क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या होती हैं? शॉर्टली आफ्टर इंजेक्शन ऑफ मिथनॉल, यानी कि मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, और इथाइलिन ग्लाइकॉल। अभी इथाइलिन ग्लाइकॉल इन्होंने हमसे नहीं पूछा है, इन्होंने हमें मिथनॉल भी पूछा है। तो पेशेंट यूजुअली अपीयर्स ड्रंक, यानी कि ड्रंकन गेट होगा, एटैक्सिया होगा, साफ लग रहा होगा कि कुछ पी के आ गया है, शराब वगैरह। सीरम ऑस्मोलैरिटी इज यूजुअली इंक्रीज बट एसिडोसिस इज ऑफ्टन एब्सेंट अर्ली। वही मैंने बताया कि शुरू में आपको एसिडोसिस नहीं भी मिल सकता, इसलिए कि उसके फॉर्मिक एसिड और फॉर्मेल्डिहाइड बनने में थोड़ा टाइम लगता है। आफ्टर सेवरल आवर्स मेटाबॉलिज्म टू टॉक्सिक organic acids leads to severe anion gap metabolic acidosis, tachypnea, confusion, convulsions and coma. Methanol intoxication causes visual disturbances due to optic nerve swelling. Ethylene glycol produces oxalate crystalluria and acute kidney injury. मतलब ये तो ethylene glycol का है, उसमें ये हो सकता है। अब दूसरा उन्होंने पूछा है सवाल उसका कि मतलब कैसे आप उसको मैनेज करेंगे। मिथनॉल पॉइजनिंग आपने डायग्नोज कर लिया तो कैसे करेंगे? इमरजेंसी एंड सपोर्टिव मैनेजमेंट देंगे। पहले तो आप नंबर 1, प्रेजेंटिंग within 30 to 60 minutes after ingestion, pass nasogastric tube and do gastric lavage to prevent further absorption with 5% of sodium bicarbonate in warm water. तो सबसे पहले जो है ना, आप उसका स्टमक वॉश कर देंगे ताकि जो भी पॉइजन है वो निकल जाए, मजीद एब्जॉर्ब ना हो। Charcoal is not effective but given if other concomitant poisoning you suspect. मतलब इतनी इफेक्टिव नहीं होती, फिर भी दे सकते हैं आप। वैसे जो है 5% सोडियम बाइकार्बोनेट वार्म वाटर में डाल के उसी से गैस्ट्रिक लवाज करते हैं। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसकी होती है पेशेंट विद सीवियर टॉक्सिसिटी, यानी कि जैसे इस पेशेंट में बताया मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ हुआ है, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस हो, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो, मार्केटली एलिवेटेड एनाइन गैप हो, तो दे शुड अंडरगो हीमोडायलिसिस एज सून एज पॉसिबल टू रिमूव द पैरेंट कंपाउंड एंड द टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स। ठीक है, अगर ये सब कुछ हो रहा है तो फिर तो आपने सीधा सीधा हीमोडायलिसिस कराना है। ट्रीटमेंट विद फॉलिक एसिड, थायमीन, पायरिडॉक्सिन में इनहेंस द ब्रेकडाउन ऑफ टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स, तो ये भी आप उसको दें। इथेनॉल, अब ये इथेनॉल जो है ना, वो जो अल्कोहल होता है, अल्कोहलिज्म जो लोग कर रहे हैं वो तो इथेनॉल पी रहे होते हैं ना, तो इथेनॉल ब्लॉक्स मेटाबॉलिज्म ऑफ द पेरेंट कंपाउंड बाय कंपीटिंग फॉर द एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। The desired serum level is 100 milligram per kilogram orally or in 5% solution intravenous infusion of 100 to 150 milligram per kilogram per hour. ये आप दे दें, इथेनॉल उसको फिर ब्लॉक कर देगा। The infusion has to be increased to 175 to 250 milligram per kilogram per hour during hemodialysis. Hemodialysis में और आप तेज कर दें उसको, मतलब इन्फ्यूजन को, to replace dialysis elimination of ethanol. ठीक है, लेकिन इससे अच्छा एक इसका एंटीडोट आता है। वो क्या है? एंटीडोट इफ स्टार्टेड बिफोर द ऑनसेट ऑफ एसिडोसिस। जैसे अगर पेशेंट जल्दी आ जाए आपके पास जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड अभी नहीं बने हो, उसको मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी ना हुआ हो, तो एंटीडोट आप सिर्फ दे सकते हैं। वो होता है 4-methyl pyrazole, उसका नाम है फोमीपाइजोल, which is a specific alcohol dehydrogenase inhibitor, may be used as a sole treatment. It blocks the formation of formic acid and formaldehyde. ठीक है, तो वो बनने ही नहीं देता, तो फिर उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो नहीं हुआ है वो फिर नहीं होगा। ठीक है, और हीमोडायलिसिस की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर इस स्टेट में आ रहे जैसे हमारे पास इस सिनेरियो में आया, तो फिर तो आपको हीमोडायलिसिस की जरूरत है। अब ये रेफरेंसेस मैंने लिए हैं, एक तो पॉइजनिंग के सेक्शन में से लिए हैं, करंट मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, तो उसमें आप देख लीजिएगा जो लेटेस्ट आपके जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो लेटेस्ट वाले एडिशन से देखिएगा।
और दूसरे मैंने CK पारेख में से लिया है, जाहिर है टॉक्सिकोलॉजी की बुक, पारेख टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। तो वैसे भी जो है ना मुझे पॉइजनिंग, चूँकि मैंने डिजर्टेशन भी जो है ना ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग पे था, तो मैंने काफ़ी उसको डेप्थ में पढ़ा हुआ है, मुझे मज़ा भी बहुत आता है। और मैं और आपको कंटिन्यू कर लूँगी, क्योंकि ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग तो आपको पता ही होगा कि कितना फ्रीक्वेंटली आ रहा होता है। तो वो तो आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से आना चाहिए और अच्छे से उसकी ट्रीटमेंट आनी चाहिए। ये तो मिथाइल अल्कोहल, खैर मतलब ये कि वुड लेड विस्की या वुड अल्कोहल, इसके भी केसेस आपको फ्रीक्वेंटली ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम फिर किसी लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।